हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। तो आज अगेन हम बांग्लादेश पर वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल क्या है जमशेद? हाउ बांग्लादेश बिकम द किंग ऑफ टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कामोन आछू, भालो आछू। तो ये क्या कह रहे हो आप लोग? ये हमने थोड़ी बहुत बांग्ला सीख ली है, हमें कमेंट्स में हमारे फैंस ने सिखाई है। कामन आछू मतलब कैसे हैं आप लोग, भालो आछू मतलब हम ठीक हैं। ओके, तो कामन आछू, कामन आछू, भालो आछू। ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जी जनाब जमशेद भाई का चैनल है, सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, जमशेद मुश्ताक गोंदल व्लॉगिंग चैनल है, उस पर भी आप जाएं और सब्सक्राइब करें और मज़े मज़े के व्लॉग्स देखें। तो चलें बिना वक्त ज़ाया के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो देख उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। टेक्सटाइल में तो बांग्लादेश नो डाउट बहुत आ गया। अब देखते हैं। मेरे पास मैंने खुद परचेज की हुई बांग्लादेश, जिसे एक समय पर अमेरिकन मिनिस्टर ने बॉटमलेस बास्केट का टैग दिया था, आज वही देश बास्केट फुल ऑफ वंडर्स बन चुका है। आज पूरे यूएसए में हर 10 में से एक गारमेंट बांग्लादेश से आता है। बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, आरएमजी इंडस्ट्री हर साल 35% से बढ़ती जा रही है, जो उनके जीडीपी का फ्रीकिंग 80% कंट्रीब्यूट कर रही है। माशाल्लाह। अब वो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने 2030 तक $100 बिलियन टच करने का विजन रखा है, जो इंडिया के बैंगलोर जैसे आईटी हब का डबल मार्केट वैल्यू जनरेट करे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और बांग्लादेश आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बन चुका है, जिसे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी एलईडी ने अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटिंग दी है, 104 आउट ऑफ 110। क्योंकि बांग्लादेश आरएमजी, जो कि जिसमें शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट, डेनिम जैकेट, स्वेटर्स एक्सेट्रा आते हैं, इस सेक्टर में बांग्लादेश दुनिया का 16% अकेला प्रोड्यूस करता है, जो चाइना के जस्ट बाद है। सो फ्रेंड्स, नेचुरली यहाँ पर ये सवाल आता है कि बांग्लादेश इतने कम समय में कुछ नहीं से इतना कुछ कैसे बन गया भाई? भारत को इससे क्या सीखने मिल सकता है? उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई और किस तरीके से दुनिया को अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट बना दिया? बिल्कुल, बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत आ गया है। 90% फीमेल्स वहाँ पे काम कर रही हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश में। सो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों का जवाब छुपा है बांग्लादेश के इतिहास में। आइए जरा नजर घुमाते हैं। बात कुछ ऐसी है ना कि बांग्लादेश में क्लॉथ प्रोडक्शन इंडस्ट्री 500 से 1000 साल पुरानी है। तब वो ढाका मुस्लिन, आपने भी नाम सुना होगा, ये एक स्पेशल फैब्रिक है, इसको बनाया करते थे, जो इतनी थिन और सुपीरियर क्वालिटी की होती है कि इसका 50 मीटर का लंबा फैब्रिक एक मैच बॉक्स, माचिस की तिली के बक्से में तक फिट हो जाता था। इसके फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए थे, जिनमें से नेपोलियन बोनापार्टे, फर्स्ट वाइफ जोसेफिन बोनापार्टे भी शामिल थी। और इंटरेस्टिंगली, जिस कपड़े की वजह से बांग्लादेश फेमस था, वो असल में इराक के मसूल वैली से आया था। मगर साल 1210 में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस क्लॉथ के प्लान्स को और उन आर्टिसंस को इंडिया बुलवा लिया, जिससे इंडिया के व्यूअर्स उससे सीख सके कि कैसे इस पौधे को ग्रो किया जा सके और कैसे इसे प्रोसेस कर सके। फिर इससे सीखकर इसमें महारत हासिल करने वाले सबसे पहले सेक्ट ढाका के बसक बने। बसक ने इसे इतना अच्छे से सीखा कि कई जनरेशंस तक उनकी टेक्निक पास ऑन होती गई, जिसने बांग्लादेश को ढाका मुस्लिन बनाने वाली प्रोमिनेंट कंट्री बना दी और वर्ल्ड वाइड सोल एक्सपोर्टर भी। लोगों का इससे एक ऑब्सेशन इतना बढ़ गया था कि कॉलोनियल एरा में लिटरली इस कपड़े को लेकर राइट्स हुए। लंदन व्यूअर्स ने 1719 में ये कहकर प्रोटेस्ट किए कि ढाका मुस्लिम की वजह से उनका लोकल सेल्स गिर चुका है। प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए कि वहां बांग्लादेशी कपड़े पहनी औरतों पर हैरेसमेंट्स और एसिड अटैक्स तक होने लगे। और इस सबको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1721 में बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। मगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते आते ही ब्रिटिशर्स ही बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर हो गए। उस वक्त इंग्लैंड में वेजेस काफी बढ़ गए थे, लेकिन बांग्लादेशी वर्कर्स इंग्लिश वर्कर के कंपैरिजन में 6 गुना कम वेजेस लेते थे। और इसीलिए वहां के मिल ओनर्स ने अपने मिल्स को ही बंगाल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ये उनके लिए अच्छी बात रही होगी। मेजर टर्निंग पॉइंट था, जहां से बंगाल में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बूम होनी शुरू हो गई, क्योंकि इससे ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया का ही बंगाल प्रोविंस हाईएस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसर बन चुका था। लेकिन 1972 में इंडिपेंडेंट होने के बाद बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने सारे टेक्सटाइल मिल्स को नेशनलाइज कर दिया। सही मैनेजमेंट ना होने के कारण वो लॉस में चलने लगे और तब 1979 में आए कई बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मॉडर्न पायनियर्स, जिनमें से एक सबसे बड़े थे नूरुल कादिर खान।
एक ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने 130 ट्रेनीज को साउथ कोरिया में भेजा, सिर्फ एक विजन के साथ, रेडीमेड गारमेंट्स की टेक्निक को सीखना। और 6 महीने बाद उनके लौटते ही उन्होंने देश गारमेंट्स नाम की एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी एस्टैब्लिश की, जो बड़े सक्सेसफुली कपड़े बनाकर एक्सपोर्ट करने लगी। गवर्नमेंट ने इनके एफर्ट्स को देखकर और समझकर उन सारे नेशनलाइज्ड मिल्स को वापस से प्राइवेटाइज करके अपने अपने ओनर्स को लौटा दिया। अच्छा जी, बस तब से लेकर आज तक बांग्लादेश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन ये ऑफ कोर्स बांग्लादेश का इतिहास है। आज की तारीख की भी अगर हम बात करें तो ये कंट्री अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करती है। इनमें से आइए बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में। सो बेनिफिट नंबर 1, लो लेबर कॉस्ट। अब अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का लेबर कॉस्ट पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे कम है। पर आवर सिर्फ 31 यूएस सेंट्स, यानी हार्डली 25 रुपीज। कंपैरेटिवली चाइना, जो कि ऑलरेडी एक सस्ती कंट्री है, का पर आवर रेट इसका तो बहुत ज्यादा है फिर। $1.66 है। पाकिस्तान का 56 सेंट्स है और इंडिया में 51 पाकिस्तान का फिर भी यहाँ पर ज्यादा है। लेबर कॉस्ट लो होने के पीछे एक मेजर रीजन ये है कि बांग्लादेश में कोई स्ट्रिक्ट लेबर लॉज ही नहीं है जो लेबर स्ट्राइक्स जैसी सिचुएशन को क्रिएट करे कि रोक सके अगर लेबर्स के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो। साथ ही बांग्लादेश का मेजर पॉपुलेशन अनस्किल्ड और अनएडुकेटेड भी है, जिससे भी उनका कॉस्ट काफी कम हो जाता है। बेनिफिट नंबर 2, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इस टेक्सटाइल ग्रोथ के पीछे बांग्लादेशी गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल है। बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव फिस्कल और नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स देने वाला देश है। इतना कि बांग्लादेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आरएमजी गारमेंट्स कंपनी खोलना आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में 100% टैक्स कंसेशन देता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 सालों में 50% कंसेशन और 5th ईयर तक 25% टैक्स इंसेंटिव्स मिलता है। गवर्नमेंट ने तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप करने में लगने वाले हेवी लोन्स के लिए इजी लोन फैसिलिटीज यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट भी देना शुरू कर दिया है। पहले बांग्लादेश एक लेस डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से उसकी वर्ल्ड वाइड क्रेडिट वर्दीनेस काफी कम थी और इस वजह से उन्हें मशीनरी और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने के लिए इश्यूज फेस करना पड़ता था। बट एलओसी की मदद से बायर्स अपने बैंक से क्रेडिट लेटर लेकर उसे सप्लायर को दे देते हैं, जिससे सप्लायर एनकैश करके बायर को उनके ऑर्डर्स पहुंचा देता है। बांग्लादेश में सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं, प्रोडक्शन पर भी इंसेंटिव्स है। आरएमजी और फैब्रिक्स एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट 5% इंसेंटिव्स देती है, वहीं यार्न एक्सपोर्ट करने पर 4 से 2% इंसेंटिव्स। उसी तरह स्मॉल यूनिट्स को इलेक्ट्रिक बिल पर 10% कैश सब्सिडी मिलती है और बॉन्डेड वेयरहाउस की फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स बिना टैक्स और ड्यूटी के रॉ मटेरियल्स और पैकेज्ड गुड्स स्टोर कर सकते हैं। इन एफर्ट्स की वजह से आज दुनिया के मेजर कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा और ईयू बांग्लादेश का मार्केट बन चुके हैं। जो बांग्लादेश 1976 में ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 0.001% करता था, आज वही 80 कंट्रीज में डाइवर्स प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जैसे शर्ट्स, जैकेट्स, ट्राउजर्स और ऑलमोस्ट सारी निटेड आइटम्स। और तो और ये इंडस्ट्री अब हर साल करीबन 15% से बढ़ती जा रही है, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक मेजर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। अराउंड 10 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और उन सारे गवर्नमेंटल एफर्ट्स की वजह से बांग्लादेश में टोटल फैक्ट्रीज पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है और जिससे वहां के दूसरे इंडस्ट्रीज को भी काफी बड़े लेवल में ग्रो करने में हेल्प मिल रही है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड पोर्ट। इनमें भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। बट फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। जहां इतना सब कुछ अच्छा है, वहीं पर इस ग्रोथ के पीछे का एक डार्क साइड भी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में 5 से 17 साल की उम्र के 50 लाख बच्चे हैं जो किसी न किसी किस्म के एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है। एक इंटरव्यू में एक बच्ची ने ये कहा था कि उसे दिन में 480 पैंट चलाने का सिर्फ $1 मिलता है और इससे आप ये समझ सकते हो कि ये एम्प्लॉयमेंट कम एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है। खास करके जब उन चाइल्ड वर्कर्स में से 2/3 तो लड़कियां ही है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉज निकाले हैं, जैसे किसी भी अंडर 14 के बच्चों को फैक्ट्री में काम करना अलाउड नहीं है, पर इसमें भी एक लूप होल है। 12 साल की उम्र से लाइट वर्क यानी कोई भी नॉन हैजर्डस जॉब में इन्वॉल्व होने की इन बच्चों को परमिशन है, और वो भी हफ्ते के 42 वर्क आवर्स। इस लॉ की वजह से कई बच्चे चाइल्ड लेबर में जुड़ जाते हैं, एक ऐसी उम्र में जहाँ पर उन्हें पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन्हें
कंट्रोल करना भी मुश्किल है क्योंकि 90% चाइल्ड लेबरर्स तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में ही काम करते हैं, जिसके वजह से वहाँ कोई भी चाइल्ड लेबर लॉ एनफोर्स करना इम्पॉसिबल है। ऑल्सो सेफ्टी इज अनदर कंसर्न। फैक्ट्रीज के सबपार सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से रोज लाखों वर्कर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर पैसे कमाते हैं। और बांग्लादेश में अराउंड 40% बिल्डिंग्स ऐसी है जो काफी खराब कंडीशन में है क्योंकि इनका कई सालों से स्ट्रक्चरल रेनोवेशन भी नहीं हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल है राणा प्लाजा कॉम्प्लेक्स। 23 अप्रैल 2013 को एक टीवी चैनल ने राणा प्लाजा बिल्डिंग की बुरी हालत को रिपोर्ट किया, जहां उन्होंने पूरी बिल्डिंग गिरने के कगार पर है ये दिखाया। इस वार्निंग से बिल्डिंग के लोअर फ्लोर्स में स्थित शॉप्स और बैंक्स को सेफ्टी के नाते इवैक्यूएट कर दिया गया, मगर उस बिल्डिंग के ओनर सुहेल राणा ने इस न्यूज कवरेज को ओपनली फेक बताया। जिसके बाद उसी बिल्डिंग में मौजूद एथर टेक्सटाइल्स नाम की एक कंपनी ने अपने वर्कर्स को फाइनल वार्निंग दे दी कि अगर वो काम पर नहीं आए तो उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा, और फिर चाहे काम करते वक्त कितना भी खतरा क्यों ना मंडराता हो। इसके बाद अगली सुबह पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। इस डिजास्टर में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब उस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट मसूद रजा ने ये रिवील किया कि वो बिल्डिंग फैक्ट्रीज के लिए तो बनी ही नहीं थी। उसे बनाने का मेन मोटिव था ऑफिसेस और शॉप्स, लेकिन उस बिल्डिंग पर इलीगली 4 फ्लोर्स और कंस्ट्रक्ट करके उसे गारमेंट फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया था, जिस वजह से वो उन हेवी मशीनरीज के वाइब्रेशंस को सस्टेन नहीं कर पाई और गिर गई। अब फ्रेंड्स, ये कोई एक्सक्लूसिव केस नहीं है। एज आई सेड, पूरे बांग्लादेश में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज की कुछ ऐसी ही हालत है। इनफैक्ट टोटल फैक्ट्रीज में से आधे से में तो एडिक्वेट फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम्स भी नहीं है। और यहाँ पर हम बात कोई छोटे मोटे गारमेंट ट्रेडर्स की नहीं कर रहे। इसमें कई सारे इंडस्ट्री के जायंट्स भी प्रेजेंट हैं जो अपने वर्क को बांग्लादेश में आउटसोर्स करते हैं, जैसे ज़ारा, H&M और भी कई सारे ब्रांड्स। एक सर्वे के मुताबिक ये सारे ब्रांड्स बांग्लादेशी गारमेंट इंडस्ट्री वर्कर्स को अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से एक्सप्लॉइट करते हैं। ये लोग उन फैक्ट्री ओनर्स या मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम पैसे देते हैं, जिस वजह से वही मैन्युफैक्चरर्स उन वर्कर्स को अंडरपे करते हैं। लेकिन एनीवे, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो बांग्लादेश की जीत में एक तरह से इंडिया की भी जीत है, क्योंकि बांग्लादेश के टॉप पोजीशन पर होने के पीछे इंडिया का भी हाथ है। आपको इतिहास के बारे में तो ऑलरेडी पता है, बट बांग्लादेश उन गारमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 50% कॉटन इंडिया से मंगवाता है। मगर फिर भी वो बात अलग है, वो इंडिया से लिटरली डबल मैन्युफैक्चर करता है। इसका मेन रीजन है प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंस। देखो, बात कुछ ऐसी है ना कि RMG प्रोडक्शन में 30% कॉस्ट लेबर कॉस्ट ही होता है, और बांग्लादेश, जैसे आपको पता है, इस मामले में इंडिया से भी चीप है और इसीलिए वहां पर फैक्ट्रीज ज्यादा है। उसी तरह पावर कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट और लैंड कॉस्ट भी बांग्लादेश के कंपैरिजन में इंडिया में 15 से 25% ज्यादा है। बट अब इंडिया ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा विजन रखा है। गवर्नमेंट ने सिर्फ 2021 में 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड टेक्सटाइल फर्म्स के प्रोडक्शन को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट किया है। नए इंसेंटिव्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे मशीनरी अपग्रेडेशन के लिए 15 से 20% इंसेंटिव्स, तो वहीं पर नए मशीनरीज परचेज करने के लिए डायरेक्ट 25% का फंड अब इस प्रोजेक्ट को भी कैटलाइज करेगा। उसी तरह टियर 2 और टियर 3 सिटीज में नए फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए सभी मेजर स्टेट्स को कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स भी एलोकेट कर दिए गए हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लेना शुरू कर दिया है, और शायद इस वजह से आने वाले समय में इंडिया एक ग्लोबल टेक्सटाइल हब बन सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हर साल जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया 3 से 4 बिलियन के वैल्यूएशन को ऐड करती जा रही है, वहीं पर अब 2022 से 10 से 12 बिलियन ऐड हो चुके हैं। सिर्फ एक साल में 10 से 12 बिलियन का ऐड होना। आपको क्या लगता है इस बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मगर जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश एक अकेली ऐसी कंट्री नहीं है जो जीरो से हीरो बनी है। 60 साल पहले सिंगापुर भी एक बहुत ही पुअर कंट्री हुआ करती थी, जो आज काफी फ्यूचरिस्टिक बन गई है। और वो कैसे हुआ और उससे इंडिया क्या सीख सकता है और इंडिया ने क्या सीखा है, उसे मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया। तो इस वीडियो को भी चेकआउट करना मत भूलना, आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना, गौरव जी ठाकुर, फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। गौरव ठाकुर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं डिटेल्स में। अच्छा, जहाँ पे देखा जाए कि एक अच्छी चीज़ है बांग्लादेश में, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत बड़ा उसमें बांग्लादेश की डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल, इसमें सबसे अपना गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ है,
क्योंकि वो नए सेटअप के लिए अपना टैक्स इंसेंटिव भी दे रही है। अगर कोई नई अपनी फैक्ट्री सेटअप करता है तो उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, पहले साल 50%, दूसरे साल 25%। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अपना पीछे खड़ी हुई है अपने लोगों पे, ताकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो और ज़्यादा लोगों में एम्प्लॉयमेंट आए। तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये देखने में आई है कि यहाँ पे जैसे वो लो वेज दिए जाते हैं लोगों को, उनकी जो मजदूरी होती है वो बहुत कम। हाँ, ये आप इसका कह लें डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ज़रूर है कि वहाँ पे लोगों को अपना उनकी लेबर जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मिनिमम वेज रेट वहाँ पे कुछ नहीं है, लेबर लॉ तो है ही नहीं है, जिसकी वजह से अपना कम उम्र के बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। और वो जो हमने इंसिडेंट देखा है, गिर जाती है नीचे और उसमें 1100 लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है। मतलब वो बिल्डिंग बनाई उसके लिए गई थी कि ऑफिस के लिए, लेकिन उसके ऊपर मज़ीद 3 फ्लोर बना के मशीनरी रख के, और जब मशीनरी चलती है ज़ाहिर बात उसकी वाइब्रेशन और मूवमेंट होती है, तो उसको वो नहीं सह पाई, जिसकी वजह से 1100 लोग जान से हाथ धो बैठे। तो ये चीज़ देख के जो है मुझे दुख हुआ है कि एक तो चाइल्ड लेबर जो है 14 ईयर्स तक अलाउ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में आई थिंक 18 ईयर तक 18 ईयर्स तक अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो दूसरा उसमें 14 साल से जो नीचे बच्चे हैं उसमें वो ज़्यादातर छोटी मोटी जो है वो मजदूरियाँ कर रहे हैं। किसी ने ठेला लगाया हुआ है, चने बेच रहे हैं, कूड़ा करकट जो बिल्कुल है वो कर रहे हैं। जो ये लेबर कॉस्ट इतनी कम है, इसका बांग्लादेश को फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। फ़ायदा इस लिहाज से हुआ है कि जो ये यूरोप में सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मूव कर रही थी वो वापस से बांग्लादेश में आ गया, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर कास्ट थी 6 टाइम्स कम थी और प्रोडक्शन कास्ट जो एट द एंड बनती है वो कम पड़ रही थी। और इसका नुकसान बांग्लादेशी लोगों को हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बता रहे थे लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, इसलिए लोगों को बस जॉब चाहिए होती है। तो वहाँ पे सही तरह लेबर्स का ख्याल भी नहीं रखा जाता और लेबर लॉज भी नहीं है अपना सही वाले। हाँ। और मतलब लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि हम अपने हकूक़ के लिए उठें या अपने लॉज के लिए आवाज़ बुलंद करें। मतलब जो काम कर रहे हैं बड़े बिजनेसमैन और जो बल्कि बता रहे थे बिजनेस टाइकॉन या बड़े ब्रांड वाले भी उनके जो लेबर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके हकूक़ मार रहे हैं, उनको प्रॉपर वो नहीं दे रहे। तो ये एक अपना अच्छी ड्रॉबैक है। बाकी बड़ी अच्छी बात है कि बांग्लादेश पूरी दुनिया के नक्शे पे टेक्सटाइल के लिहाज से उभर के आ रहा है। और इसमें एक और भी बहुत अच्छी बात है कि 19% जो हैं औरतें काम करती हैं, फीमेल जो होती हैं। जहाँ पे औरतों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जाहिर बात है वहाँ पे जो काम दिल लगा के करने वाली औरतें ही काम होती हैं। बिल्कुल, किसी मुल्क को आगे ले जाने में जो औरतें मर्दों से कम नहीं है, वो उनके शाना बेशाना काम करके अपने मुल्क को आगे ले जाने में, ये हमारे पास जिंदा मिसाल बांग्लादेश की है, जिसमें और विमेन एम्पावरमेंट की बात उन्होंने की है और औरतें काम कर रही हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में औरतों का बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश को इस लेवल पे ले जाने के लिए। मतलब ज़ीरो से स्टार्ट लेके बांग्लादेश इतना आगे पहुंच चुका है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जी, तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।